नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए आपकी जो परीक्षा होनी है अ, जून लास्ट में जूनियर असिस्टेंट की, उसी के हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे थे, ठीक है? और ये मॉक टेस्ट नंबर तीसरा है, अगर आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो, ऑनलाइन है, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहें तो वहाँ से जॉइन कर सकते हो इसमें, एनरोल कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो, ठीक? इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2 जानकारियाँ और दे दूँ। यूपी जीके अगर आपको पढ़ना हो, साथ ही साथ कंप्यूटर का बैच अगर आपको लेना हो, तो ये दोनों ही बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे और आप वहाँ से जुड़ सकते हो। इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन्स हैं। जिस प्रकार से आपकी नई एजेंसी परीक्षा में सवाल पूछ रही है, उसी आधार पर इनको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है? आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आचार्य मम्मट के अनुसार रसों की टोटल संख्या कितनी है? एक बात मैंने आपको बताई थी, स्थायी भावों के बारे में। टोटल स्थायी भाव हैं कितने? स्थायी भाव आप बताओगे टोटल है 9। रस कितने हैं? रस हो गए 9, ठीक? स्थायी भावों के आधार पर रसों की जो संख्या है वो निर्धारित होती है। 2 आचार्य याद रखो, एक का नाम है आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त और एक और आचार्य हैं, इनका नाम है आचार्य मम्मट। इनके आधार पर अगर आपसे पूछे रसों की टोटल संख्या कितनी है? तो आप इनके आधार पर रसों की संख्या बताओगे, टोटल है 9। याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं और ये 9 कौन-कौन सी है? 9 रस आपको पता होंगे, जैसे श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, इसके अलावा वीर रस है, भयानक, भयानक के अलावा वीभत्स्य और अद्भुत, इसके अलावा शांत। तो ये 9 रस हैं, याद रखिएगा। तो वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, आंसर हो जाएगा टोटल 9। अब आगे आओ क्वेश्चन नंबर दूसरा। शेर के सही पर्यायवाची समूह वाला विकल्प चुनिए। नाहर है, केहरी है या फिर सिंगार है। शेर के पर्यायवाची सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। शेर, ठीक? इसे नाहर इसका एक पर्याय है। साथ ही साथ आपने केहरी शब्द के से आप परिचित होंगे। वनराज शब्द से आप परिचित होंगे, इसी का पर्याय है। आप पंचानन से परिचित होंगे, पंचानन इसी का पर्याय है। इसके अलावा केशरी, केशरी के अलावा मृगेंद्र, मृगेंद्र के अलावा अ, शेर, नाहर, केहरी, वनराज, पंचानन, केशरी और मृगेंद्र। अच्छा, एक शब्द और लिखा था ऑप्शन में जिसका नाम था सिंगार। सिंगार का मतलब क्या होता है? सिंगार का मतलब होता है साज-सज्जा, साज-सज्जा, ठीक? तो वापस आ जाओ। नाहर है, केहरी है, सिंगार, ये तो साज-सज्जा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। खेमा है, अहेर है, इसके अलावा दुरभी संधि है। ये जो शब्द लिखा है दुरभी संधि, इसका मतलब होता है षड्यंत्र, षड्यंत्र। और ये जो खेमा लिखा है इसका मतलब क्या होता है? नहीं कहते हैं तुम हमारे खेमा में आ जाओ, आप हमारे खेमा में आ जाइए, अर्थात शिविर में आ जाइए या फिर आप हमारे डेरा में आ जाइए। तो खेमा का अर्थ होता है शिविर या फिर डेरा, ये इसके पर्याय हैं। इसके अलावा ये लिखा है झेप, झेप का अर्थ क्या होता है? अच्छा, इसके शेर के पर्यायवाची क्या होंगे? तो केशरी, मृगेंद्र और केहरी। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। झेप का मतलब क्या होता है? झेप, इसका सीधा-सा आशय होता है संकोच, संकोच या फिर लज्जा, ठीक? एक शब्द ये लिखा है गवेषणा, इसका मतलब क्या है? गवेषणा का मतलब होता है शोध, शोध या फिर हम कह सकते हैं खोज। तो शब्द याद रखो, ये किसके पर्याय हैं? ये पर्याय हैं गवेषणा के, ठीक है? तो आई होप ये सारे के सारे हिंदी में आपने याद कर रखे होंगे और पर्यायवाची तो ख़ैर हज़ारों की संख्या में है, तो आपको कम से कम 500 से या 600 के आस-पास आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, एक रचना पूछ रहा है माझी न बजाओ बंशी, ये रचना किसकी है? ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल की, माझी न बजाओ बंशी। और इनकी और भी कई सारी रचनाएँ हैं, जैसे बसंती हवा, बसंती हवा, ये इन्हीं की है। इसके अलावा और भी कई सारी रचनाएँ हैं, जैसे एक आपने नाम सुना होगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, रंग बोलते हैं।
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखो। वहीं ये लिखा है हरिऔध। अगर मैं आपसे हरिऔध की रचनाएँ पूछूँ, तो क्या बताओगे? एक आप प्रिय प्रवास आपको पता होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आपने पद्य प्रसून का नाम सुना होगा, पद्य प्रसून, साथ ही साथ वैदेही वनवास, ये भी रचना किसकी है? इन्हीं की है, हरिऔध साहब की। रस कलश, रस कलश भी रचना है हरिऔध साहब की, ठीक है? तो ये कई सारी रचनाएँ हैं, जो आपको याद रखनी है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था माझी न बजाओ बंशी, ये किसकी रचना है? आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल की। अब यहाँ पर आ जाओ, कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन-सा अलंकार है? आपने रूपक का नाम सुना होगा। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें आम तौर पर 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक का लोप होता है इसमें और साथ ही साथ उपमेय का भी एक साथ वर्णन होता है। इसमें 3 विशेषताएँ होती हैं इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक। ठीक? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां। कह रहा है कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आप कहोगे हाँ, दिया गया था। कौन से वर्ष में इनको दिया गया था? 1971, 1972, 73 या फिर 74? तो मैं आपको लिए चलता हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी के पास। दिनकर, यानी हम कह सकते हैं इनका नाम है रामधारी। ठीक? रामधारी सिंह। मुझे बताओ ये जो रामधारी सिंह साहब हैं, इन्हें ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या आप बता सकते हो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये किसके लिए मिला था? सबसे पहला क्वेश्चन, तो आप बताओगे उर्वशी के लिए। और उर्वशी के लिए मिला था, तो ये कब मिला था? 1972, 1972 में। ठीक? इनकी कुछ अन्य रचनाएँ भी हैं, जो आपसे पूछी जाती हैं डायरेक्ट। अन्य रचनाएँ, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे आपने हुंकार का नाम सुना होगा, ये रचना किसकी है? इन्हीं की है। आपने द्वंद्व गीत का नाम सुना होगा, ये भी इन्हीं की रचना है। आपने कुरुक्षेत्र का नाम सुना होगा, ये भी इन्हीं की रचना है। साथ ही साथ दिल्ली और उर्वशी की तो मैं अभी चर्चा कर ही चुका हूँ, है ना? उर्वशी इन्हीं की रचना है। इतिहास के आँसू, इतिहास के आँसू, ये किसकी रचना है? ये भी इन्हीं की रचना है। आपने रश्मि रथी पुस्तक मँगाई होगी और इसको कई-कई बार पढ़ भी लिया होगा। आई होप सो। तो ये भी सारी की सारी इन्हीं की रचना है। जैसे एक रचना है धूप और धुआँ, सॉरी धूप और धुआँ, धूप और धुआँ। इसके अलावा आपने रसवंती का नाम सुना होगा। तो ये जितनी भी रचनाएँ मैंने लिखी हैं, ये सारी की सारी रचनाएँ दिनकर साहब की हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए, अब आ जाओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972, 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाज़ा गया था, वो भी उर्वशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। किन 2 छंदों के योग से कुंडलिया छंद बनता है? मैं यहाँ पर कुछ छंद लिख रहा हूँ, ठीक है? और इनकी विशेषताएँ एक-एक, 2-2 पॉइंट्स याद रखो, विशेषताएँ बहुत पूछी जाती हैं। सबसे पहले कुंडलिया को उठा लो। कुंडलिया, कुंडलिया में क्या है? देखो, छप्पय की भांति इसमें सबसे पहले तो चरण याद रखो। छप्पय की भांति इसमें 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। और किसके मेल से बनता है? तो आप दोहा ले लो और दोहा के साथ-साथ आप रूला को मिला दो। तो दोहा और रूला के मेल से ये बनता है। इसके अलावा ये तो कुंडलिया हो गई। एक छंद आपने पढ़ा होगा उल्लाला, ये लिखा है उल्लाला। इसमें टोटल हमें बताओ मात्राएँ कितनी होती हैं? मात्राएँ, मात्राएँ अगर हम आपसे पूछें कि विषम चरण में मात्राएँ बताओ, विषम चरण में, तो 15-15। वहीं अगर हम आपसे पूछें कि सम चरण में, सम चरण में मात्राएँ बताओ, तो 13-13। याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछा जाता है उल्लाला के संदर्भ में। चलो, अब आ जाओ हरि गीतका के पास। हरि गीतका, क्या बता सकते हो ये जो हरि गीतका है, इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? प्रत्येक चरण में मात्राएँ, तो यहाँ पर होती हैं 28 टोटल, ठीक है? प्रत्येक चरण में मात्राएँ। अब आ जाओ रोला के पास। रोला, रोला की क्या विशेषता है? मात्राओं के संबंध में ही मुझे पॉइंट बताना।
प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में यहाँ पर जो मात्राएँ होती हैं, वो होती हैं 24 24 ऐज़ इट इज़ याद रखो ये पॉइंट। चलो अब आ जाओ चौपाई के पास। चौपाई को जब आप पढ़ते हो, तो बता सकते हो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? प्रत्येक चरण में टोटल होती हैं 16 ठीक है? बस ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चौपाई में 16, हरिगीतका में 28 और इसके अलावा रोला में 24 चलो वापस आ जाओ। क्वेश्चन में कह रहा है कुंडलिया छंद ये किससे मिलकर बनता है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोहा चौपाई से है, सवैया रोला से है या फिर दोहा रोला से है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ, क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि 28 मात्राओं का छंद कौन-सा होता है? देखो अभी मैंने लिखा था हरिगीत का, यहाँ पर 28 मात्राएँ लिखा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रोला, गीतिका और आधा या फिर हरिगीत का आंसर हो जाएगा हरिगीत का। चलो क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। कह रहा है कि वह बहुत खाता है। इसमें बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण ये एक टॉपिक काफ़ी ईज़ी है और आपने पढ़ा भी होगा। जैसे मैंने लिखा विशेषण, ठीक है? गौर करना। विशेषण में जब आप पढ़ते हो, तो विशेषण के कई सारे भेद होते हैं। उनमें से एक भेद होता है जिसका नाम है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक, ये भेद आपने पढ़ा होगा। परिमाण बोधक विशेषण। इसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसे 2 भागों में बाँटा जाता है। एक निश्चित परिमाण बोधक, एक होता है निश्चित परिमाण बोधक, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाण बोधक, ठीक है? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अच्छा, अब इसमें आओ ज़रा अनिश्चित में। अनिश्चित में कुछ मैं एग्ज़ाम्पल्स लिख रहा हूँ, जैसे उसने बहुत दूध पिया, तो दूध है और वो बहुत है, बहुत दूध। ठीक है? तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दूध बहुत का मतलब 2 लीटर था या 4 लीटर था या 5 लीटर था। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत का मतलब अनिश्चित है। परिमाण तो दिया है कि दूध है, लेकिन अनिश्चित है। जैसे मैंने लिखा, सब धन मोहन का है। सब धन, तो धन तो है, लेकिन ये नहीं पता है कि धन में कितना रुपया है। वो कह रहा है कि सब धन, पूरा का पूरा धन। तो परिमाण तो है, लेकिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित हो गया। ठीक, इसके अलावा जैसे पूरा आनंद, आनंद तो मिल रहा है, लेकिन पूरा का पूरा, तो अनिश्चित है, ठीक है? इस प्रकार की शब्दावलियाँ अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर बहुत क्या है? बहुत है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, ठीक? अब और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ, क्या कह रहा है? किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना पड़ा? किस वर्ष से लेखक और उनकी कृतियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा रहा है? आपसे सीधा सा सवाल ये पूछा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साहित्य अकादमी के बारे में। साहित्य अकादमी का उद्घाटन, ठीक गौर करना, साहित्य अकादमी का उद्घाटन। क्या बता सकते हो ये कब हुआ? आप बताओगे 12 मार्च को। 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी का उद्घाटन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? याद रखिएगा, पहले अध्यक्ष थे हमारे पहले प्रधानमंत्री, यानी कि पंडित जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू, ये पहले थे, पहले इसके अध्यक्ष थे। और 1954 में तो साहित्य अकादमी को इस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ध्यान दें 1955 से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक? तो ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं लोगों को? आप बताओगे 1955 से, अर्थात यही तो पूछा था कि लेखक और उनकी कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कब से किया जा रहा है? 1955 से। क्वेश्चन नंबर 10वें में आ जाओ, क्या कह रहा है? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तत्सम।
प्राकृत, संस्कृत, मूल शब्द को तत्सम। दरअसल तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में डाल दिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है तत्सम। चलिए, अब मैं आपको लिए चलता हूँ 11 नंबर में। सही विकल्प का चुनाव करो। पहला राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर थे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। पंजाबी भाषा का उद्भव पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। सारे के सारे कथन आपके सही हैं। 1, 2, 3 तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ई पार्ट, ठीक है? यहाँ पर लिखा है राजभाषा आयोग। अब इसमें इससे संबंधित 1-2 पॉइंट्स देख लो जो आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रथम, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्रथम राजभाषा आयोग। चलो देखो, पहला राजभाषा आयोग, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखो। 1955 में, 1955 में राष्ट्रपति ने इसका या हम कहें ये आयोग बनाया था। और राष्ट्रपति ने जब ये आयोग बनाया था तो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था पीजी खेर को। और ये जो आयोग बनाया था, ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया था, प्रेसिडेंट ने, ठीक है? अर्थात 1955 में राष्ट्रपति ने पीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, संसद ने राजभाषा अधिनियम कब अधिनियमित किया था? 1963, याद रखिएगा। 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया, था। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? और एक खास बात और है, ये जो पूरा का पूरा आयोग है, इसके रिपोर्ट के संबंध में 1957 में एक समिति भी बनाई गई थी। और ये समिति बनाई गई थी गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। तो ये पॉइंट भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? इसके किसके? रिपोर्ट के। रिपोर्ट के संबंध में रिपोर्ट के संबंध में कब? 1959 में गोविंद वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति बनी। अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। चलो 12 में इसमें क्या कह रहा है? अपभ्रंश के कितने स्वर मौजूद होते हैं? इसमें अपभ्रंश में 8 होते हैं। 8, 39 सॉरी 13 में आओ। उन्मादिनी किसकी रचना है? उन्मादिनी के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक शख्स का नाम जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलो, सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक, क्या मुझे बता सकते हो ये कहाँ जन्मी है? इनका जन्म हुआ था निहालपुर में। निहालपुर में इनका जन्म हुआ। और ये निहालपुर है कहाँ पर? ये है प्रयागराज में। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ये रचनाएं कौन कौन सी हैं, आओ देखो। इलाहाबाद सॉरी, इनकी रचनाएं हैं जैसे मुकुल, जैसे त्रिधारा, या फिर आपने एक रचना और पढ़ी होगी, बिखरे मोती। बिखरे मोती, या फिर उन्मादिनी, जो आपसे प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है। उन्मादिनी, वीरों का वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक, इसको भी याद रखो। याद रखो, सीधे सादे चित्र, ये भी इन्हीं की रचना है। इनकी रचना है झांसी की रानी। झांसी की रानी। तो ये कई सारी रचनाएं हैं जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब आ जाओ 14 में, 14 में। कह रहे जो आंखों के आगे उपस्थित हो, शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो आंखों के आगे उपस्थित हो, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। ठीक, परोक्ष का मतलब क्या होता है? परोक्ष का मतलब सीधा सा हो जाएगा,
जो आँखों के सामने न हो अर्थात जो आँखों से परे हो, आँखों से परे, उसे कहा जाता है परोक्ष। अपारदर्शी क्या होगा? अपारदर्शी वो जिसके आर-पार न देखा जा सके। ठीक? अच्छा, प्रियदर्शी जो देखने में प्रिय हो, जो देखने में प्रिय हो, उसे कहते हैं प्रियदर्शी। तो आंसर हो जाएगा इसका आँखों के आगे जो उपस्थित हो, वो हो जाता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 कह रहा है कि मार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मार शब्द मतलब इसका पर्यायवाची पूछा है आपसे, तो आपने कामदेव जैसा एक शब्द पढ़ा होगा, कामदेव और इनके पर्यायवाची भी खूब आपने पढ़े होंगे। मैं इनके कुछ पर्यायवाची लिखता हूँ, पूछे जा सकते हैं आपसे, याद रखना। कामदेव के पर्यायवाची कौन-कौन से हैं? कामदेव के पर्यायवाची सबसे पहले याद रखो मार, स्मर, इसके अलावा मदन, मदन के अलावा केतन, केतन के अलावा अनंग, अनंग के अलावा मनमथ, ठीक है? आपने मनसिज जैसा शब्द भी पढ़ा होगा, ये भी कामदेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मनोभव। इसके अलावा आपने रतिपति का नाम सुना होगा, मनोज शब्द से आप परिचित होंगे, ये भी कामदेव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुसुम सर, कुसुम शर शब्द से परिचित होंगे। इसके अलावा मकरध्वज, मकरध्वज, ठीक है? ये सारे के सारे शब्दावलियाँ ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो ख़ैर मार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा अनंग। अनंग का मतलब कामदेव, ठीक है? 16 में आ जाओ, किस समूह के सभी स्वर दीर्घ हैं? ये पूछ रहा है आपसे। तो स्वर के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने लिखा स्वर। अब स्वर में दीर्घ भी होते हैं, लघु भी होते हैं, तो आपसे पूछ रहा है दीर्घ के बारे में, यानी कि दीर्घ स्वर। तो मुझे बताओ, इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप जब अंग्रेजी पढ़ोगे, तो कहते हैं अंग्रेजी में इसे कहते हैं लॉन्ग वॉवेल, लॉन्ग वॉवेल कहा जाता है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या, ये टोटल होती है 7, ठीक है? और इन्हें एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है। और ये जो संख्या है 7, इनमें से कौन-कौन से हैं जो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं? जैसे आ, जैसे उ या फिर ऐ, ओ लिख सकते हो और साथ-साथ औ भी लिख सकते हो। ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ई बड़ी वाली। तो ये सारे के सारे आते हैं आपके दीर्घ स्वर में, ठीक है? आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखो 17 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्ण होते कितने हैं? 52 होते हैं, ठीक? और अगर हम स्वरों की बात करें, तो ह्रस्व स्वर या फिर जिन्हें आप कहते हो लघु स्वर, ये टोटल कितने हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर ये 7 और प्लुत ये कितना है? संख्या में 1, 1। चलिए, अब आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 18 सवाल में कह रहा है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरेश का संधि विच्छेद है धरा, धन, अश ये गलत है, ईश गलत है, धरा, धन, ईश और ये आ, ई मिलके हो जाएगा ए, ठीक? और भी कई सारे आपने धरेश जैसे ही पर्यायवाची पढ़े होंगे जैसे अगर मैं लिखूँ राका, धन, ईश क्या बन जाएगा? बताइए? फिर मैं लिख रहा हूँ राजा, धन, ईश इसका क्या बन जाएगा? आप मुझे ये दोनों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए इन दोनों में कौन-सी संधि है? ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट सही हो जाएगा। अब आ जाओ 19 में। 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताओ कौन-सा है? विशेष, आशेष। विशेष का हो जाएगा सामान्य, सामान्य या फिर
साधारण। वहीं विपत्ति का क्या हो जाएगा? विपत्ति का हो जाएगा सुख। स्वतंत्रता का क्या हो जाता है? स्वतंत्रता का हो जाता है स्वाधीनता। स्वतंत्रता और स्वाधीनता तो एक ही लग रहे हैं। स्वतंत्रता मतलब हम अपनी आधार पर ही जिएंगे, स्वाधीनता भी वही बात है। स्वतंत्रता का हो जाएगा, विलोम पूछ रहा है ना आपसे, तो ये परतंत्रता हो जाएगा। अच्छा, ये लिखा है वक्र, वक्र का रिजु सही है, यानी डी पार्ट सही है इसका। ठीक। 20 तक 20 नंबर कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग को दावानल कहा जाता है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। आग, आगे की सोचने वाला, अग्रगामी नहीं होता, ये तो गामी मतलब गमन, गमन हो गया। ये हो जाएगा अग्रसूची। जस्ट वेट, सोचने वाला है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा अग्रसूची। ठीक। और समुद्र की आग इसको कहते हैं बड़वानल, ये भी ठीक है। पेट की आग जठराग्नि कहते हैं, ये बी पार्ट गलत था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कह रहा है? तत्सम से तद्भव रूप में सही युग्म, सही शब्द युग्म की पहचान करो। कुछ कुछ को कहते हैं किंचित, किंचित इसका तत्सम होगा। लाक्ष्य, इसको क्या लाक्ष्य, ये लाख हो जाएगा, है ना? लक्ष्य लाख होगा। इसके अलावा क्षेत्रित, ये हो जाएगा खेती। और क्षेत्रित, क्षेत्रित खेती होगा या क्षेत्रीय होगा? क्षेत्रीय। और ये है सर्प और सांप। सर्प सांप का मतलब ये सही है। सर्प हो गया तत्सम और सांप हो गया इसका तद्भव। ठीक। नेक्स्ट देखो 22, 22 नंबर। तद्भव से तत्सम बने शब्द युग्म को फिर से पहचानिए। सुई का सुइया, सुई का होता है सूचिका, सूचिका। तद्भव तत्सम आपने रट रखे होंगे। ग्वाल, ग्वाल को ये गोआल नहीं होता, ये होगा होता है गोपाल, इसका तत्सम। गंवार का, गंवार का ग्रामीण है। अ, गंवार का ग्रामीण होगा, हाँ ठीक है। और इसके अलावा तद्भव से तत्सम, आँख का अक्षी। ये जो अक्षी है, इसमें छोटी की मात्रा अ, अक्षी में लगेगी, छोटी ई की, यानी कि ये ऐसे होगा अक्षी, है ना? और गँवार का हो जाएगा ग्रामीण। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर कह रहा है कि इसमें से कौन-सा शब्द है जो मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? मत्सर के कई सारे अर्थ होते हैं, जैसे द्वेष, जैसे विद्वेष, ठीक? जैसे ईर्ष्यापूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण या ईर्ष्यापूर्ण अवस्था। तो ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे ये अर्थ रखते हैं मत्सर का। तो द्वेष भी होता है, क्रोध भी होता है, इसके अलावा ईर्ष्या भी होता है, राग नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। 25 में आ जाओ, 25 नंबर। दफ्तर, दुकान, दुनिया, दौलत, ये सारे के सारे किस भाषा के शब्द हैं? चलो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ। ये शब्द मैं लिखता हूँ अरबी भाषा के, ठीक? अरबी भाषा। अरबी भाषा के कौन-कौन से शब्द हैं? जैसे मैंने लिखा दाखिल, अ, दा से ही और भी कई सारे शब्द हैं, जैसे दाखिल लिख दिया, दिमाग, ये भी अरबी का है। दवा ली है कि नहीं आपने? आओ चलें दावत खाने चलते हैं, दावा। इसके अलावा दफ्तर से कब निकलोगे आप? दफ्तर, ये भी अरबी का शब्द है। जैसे दगा या फिर दुआ की ज़रूरत है अब आपको, दवा की नहीं। चल दफ़ा हो जा यहाँ से, शकल मत दिखाना। दौलत, तुम्हारी दौलत नई-नई है, टाइप दिस। तो ये सारे के सारे शब्द अरबी भाषा के हैं। इसके अलावा दलाल, दुकान खोली कि नहीं आपने? चलो दुकान खोलते हैं। दिक्सूचक यंत्र, ठीक है? चलो दुनिया घूम के आते हैं। अभी बहुत दुनिया देखनी बाकी है। दान पुण्य कर लो, लाभ मिलेगा। दीन दुखियों की मदद कर दिया करो। ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे अरबी भाषा के शब्द हैं, जो कि दा से शुरू होते हैं। तो दफ्तर, दुकान, दुनिया और साथ ही साथ दौलत, ये अरेबिक लैंग्वेज के शब्द हैं। 26 में आओ, 26 में क्या कह रहा है? सुहावना। यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है। प्रत्यय होता क्या है? दरअसल ये शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। अर्थात ये कहाँ लगते हैं?
ये लगते हैं शब्द के बाद। शब्द के बाद जैसे सुहावना, इसमें लगा है आवना। ठीक, आवना। लिखाई, इसमें लिखा है, इसमें लगा है आई, आई प्रत्यय। और छलिया, इसमें लगा है इया प्रत्यय। तो आवना, आई और इया। आवना, आई और इया, सी पार्ट सही हो जाएगा। 27 देखो, अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर ये होते हैं 8। अर्थ के आधार पर 8 भेद। आप जब वासुदेवानंद जी को पढ़ोगे हिंदी की बुक, तो उसमें अर्थ के आधार पर 8 भेद दिए गए हैं वाक्य के। और ये कौन-कौन से हैं? याद रखिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन-कौन से हैं? आओ ज़रा समझते हैं। सबसे पहले विधिवाचक, विधिवाचक। दूसरा कौन-सा है? ये है वाचक, निषेधवाचक। तीसरा कौन-सा है? ये है आज्ञावाचक। ठीक। चौथा कौन-सा है? ये है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इसके अलावा 5वां कौन-सा है? 5वां है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। इसके अलावा छठा संदेहवाचक। छठे के बाद 7वें में आ जाओ, ये है इच्छावाचक। और 8वां कौन-सा है? इसे कहते हैं संकेतवाचक। ठीक, तो ये टोटल हैं 8 भेद। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 28 में आओ, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चयवाचक पूछ रहा है आपसे। तो निश्चयवाचक की विशेष देखो, सर्वनाम की मैंने कई सारे आपको लास्ट क्लास में पॉइंट्स बताए थे। एक तो मैंने बताया था भेद याद रखना, टोटल होते हैं 6 भेद। ठीक, अब आ जाओ निश्चयवाचक में। निश्चयवाचक में 2 शब्द याद रखो, एक तो यह और दूसरा वह। इन शब्दों का इस्तेमाल जहाँ पर हो, तो ये दर्शाता है, जैसे मैंने कहा यह पुस्तक मेरी है, तो नज़दीकता को दर्शाता है। नज़दीक, पास को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा वह पुस्तक मेरी है, तो वह का मतलब दूर रखी हुई है। अर्थात जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो, उसे कहा जाता है निश्चयबोधक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा एक सी पार्ट, अर्थात यह। ठीक? जैसे मैंने कहा यह कोई नया काम नहीं है, तो एक नज़दीकता को दर्शा रहा है। और फिर जैसे मैंने एक दूसरा वाक्य कहा कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है। एक तरह से दूरस्थ को दर्शा रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 29। कौवा का स्त्रीलिंग निर्धारण करने के लिए क्या आप इस्तेमाल करोगे मादा कौवा। ये तो सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट देखो मुरारी, इसके लिए कौन-सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, द्विगु है या फिर बहुब्रीहि है? आम तौर पर मुरारी ये भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द आया है। और बहुब्रीहि की ये विशेषता होती है कि समास के दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, जबकि वो एक नया अर्थ निकालता है। तो इसका नया अर्थ क्या निकल रहा है? निकल रहा है कृष्ण भगवान। ठीक है? आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बहुब्रीहि। 31 में आ जाओ। निर्देश, यहाँ से रीज़निंग शुरू है और सवाल बिल्कुल सिंपल सा है। देखो एक बार पढ़ते हैं कैसा है। एक परिवार के सदस्यों का उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। ठीक है? ए बी की बहन है, पूछ क्या रहा है ये ज़रा पता करो। परिवार में कितनी महिलाएँ हैं? आपसे महिलाओं को पूछ रहा है, यानी कि नेगेटिव वाले पूछ रहा है। नेगेटिव हो गई फीमेल और पॉज़िटिव हो गए मेल। तो अब ज़रा केवल और केवल आपको यही नेगेटिव पॉज़िटिव से ही उत्तर निकालना है। देखो, ए बी की बहन है। बहन है का मतलब क्या है? फीमेल होगी, तो ये हो गई नेगेटिव। ठीक? ऐसे सिंबल लगाते जाओ, आसान होगा। आगे सी डी का भाई है, तो सी हो गया पॉज़िटिव, ये मेल हो गया। आपसे पूछा है महिलाएँ, अब डी क्या है? डी या तो मेल होगा या फीमेल होगा, मुझे पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको। ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है, तो ई तो हो गया मेल, ठीक? चूँकि ये पिता है। अब एफ मेल है या फीमेल है ये पता नहीं है तो छोड़ दो इसको। जी एच की माँ है, अब जी माँ है ये पक्का नेगेटिव होगा। क्यों? माँ फीमेल होगी।
जी एच की माँ है। अब एच पॉजिटिव है या नेगेटिव यानी मेल है या फीमेल है ये पता नहीं है तो आगे वाले को छोड़ दो। जी से हमें मतलब है। एफ डी की बहन है तो ये बहन है अर्थात ये भी फीमेल होगी। डी कैसी है? बहन है या फिर पुरुष है या महिला है पता नहीं है, छोड़ दीजिए। सी जी का बेटा है ये प्लस हो जाएगा बेटा मतलब मेल। ठीक। अब जी मेल है फीमेल है पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। बी सी की बेटी है तो ये माइनस हो जाएगा अर्थात ये फीमेल है। सी के बारे में दिया ही नहीं गया है, पता नहीं मेल है या फीमेल है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। सी की शादी जे से हुई है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। सी की शादी हुई है जे से, तो ये तो पक्का पता है कि इनमें या तो सी महिला होगी या फिर जे महिला होगी। इस वाक्य में कम से कम एक महिला जरूर है, या तो सी है या फिर जे है, चूंकि शादी हुई ना आपस में। तो अब ऐसी स्थिति में कह रहा है महिलाएं कितनी हैं। एक तो ये हो गई, यहाँ पर महिला है इस वाक्य में, एक इस वाक्य में महिला है, एक इस वाक्य में महिला है, यहाँ पर भी एक महिला है और यहाँ पर भी एक महिला है, पता नहीं है। लेकिन महिलाएं हैं कितनी? 1, 2, 3, 4, 5। कम से कम 5 तो पक्का महिलाएं हैं, न्यूनतम 5। ज़्यादा हो भी सकती हैं, अब वो नहीं पता है, लेकिन कम से कम 5 तो पक्का हैं। ठीक है? 31 का हो जाएगा ए पार्ट। अब आ जाओ 32 में। इसमें क्या कह रहा है? संख्याओं का वह संयोजन चुनिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। ये शब्द दिया है, शब्द है UTEYPA। अब इनमें देख लो, 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, अंक दिए हैं, जोड़ो जरा। 5 3, 5 में कौन सा शब्द है? बी, तो पहले ले लिया बी। फिर 3 और 6 लेना है, 3 में कौन है? ई, तो ई ले लिया। 6 में कौन है? ए, तो ए ले लिया। 1 में कौन है? यू, तो यू ले लिया। 2 में कौन है? टी, तो टी ले लिया। और आगे 4, 4 में है वाई, तो वाई ले लिया। अब देख लो BEAUTY, ब्यूटी बन रहा है, सार्थक अर्थ बन रहा है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है? बाकी आगे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए 33 में आ जाओ। दिए गए प्रश्नों के को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ACFG और I उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार खड़े हैं। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा पहले है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, ऐसे। कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है? कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक। अब देखो ए सबसे लंबा है और सी, ध्यान देना, कह रहा है कि ए, जस्ट वेट, ए सबसे लंबा है और सी ए के बगल में खड़ा है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे सबसे लंबा। अवरोही क्रम में सजाना है ना, तो सबसे पहले आएगा सबसे लंबा, और सी ए के बगल में खड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा सी। आई सबसे छोटा है तो आई हो जाएगा यहाँ पे इस जगह, ये सबसे छोटा है। एफ आई के आगे खड़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा एफ। अब बचा कौन? बचा है जी, तो यहाँ पर ए की पोजीशन बची बची है तो जी को यहाँ बैठा दो। कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में खड़ा है जी। और अब यहाँ पर देखो, जी बीच में खड़ा है, इसका उत्तर निकालने के लिए केवल एक कथन पर्याप्त था या फिर दोनों? तो हमने दोनों का इस्तेमाल करके ये पता किया है कि जी बीच में खड़ा है, तो आंसर हो जाएगा एक और दोनों एक साथ पर्याप्त है। ठीक। 34 में आओ, क्या कह रहा है? दिए गए चित्र को दर्पण में देखिए और बताइए कि कौन सा बनेगा इमेज। 0 0 ये दिया है। अब देखो, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ये जो चित्र है ये ठीक उल्टा हो जाएगा, अर्थात ये ऐसा बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है? इस प्रकार से बन जाएगा। तो अब आप देख लो, ऐसा चित्र कहाँ पर है? ऐसा चित्र बी पार्ट में है, तो बी का मतलब है सी, सही हो जाएगा। 35 में आओ। 35 में क्या कह रहा है? 35 में कह रहा है कि ये एक सीरीज दी है, इस सीरीज में सही क्या होगा, यानी कि आगे क्या भरा जाएगा। जरा इनका अंतर निकालो। 53 53 जीरो अंतर, 53 14, ये माइनस का 13 अंतर, फिर 40 40 जीरो अंतर,
40 27 माइनस का 13 अंतर, 27 27 0, 27 यहाँ पर माइनस का 13 फिर से आएगा, यानी 40 में 13 कम हो गए 27। अब 27 में 13 कम हो जाएंगे तो 14 1, यानी कि 4 1, यानी 14 बचेगा। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक, नहीं समझ आया? फिर से देखो एक बार। 53 53 का माइनस निकाला 0 आया, फिर 53 और 40 का माइनस का 13, यानी 13 कम हुआ, फिर 40 40 का निकाला 0 आया, 40 27 यानी माइनस 13, 40 में 27 बच रहे हैं तो इसका मतलब 13 कम हो गया, 27 27 0 आया, और यहाँ पर जब माइनस निकालेंगे तो फिर से 13 कम हो जाएगा, अर्थात 13 कम कर दूं तो यहाँ 14 आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36 में, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूँ। 5 लड़कों का बौद्धिक स्तर ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। मनोवैज्ञानिकों के रिपोर्ट के अनुसार लड़का ए लड़के बी से कम बुद्धिमान है। गौर करना, ए ये कम बुद्धिमान है किससे? ये कम बुद्धिमान है बी से, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा, ए कम बुद्धिमान है बी से, यानी बी ज्यादा बुद्धिमान होगा ए से। अब आगे बढ़ो, लड़का सी डी से कम बुद्धिमान है, तो यहाँ पर लिख लो सी डी से कम बुद्धिमान है, यानी कि डी ज्यादा है बुद्धिमान सी से। लड़का बी सी से कम बुद्धिमान है, तो बी जो है वो सी से अगर कम बुद्धिमान है तो फिर इस फिगर को पूरा का पूरा उठा के हम ऐसे लिख सकते हैं, सी इसके बाद आ जाएगा डी। तो अब दोनों ही कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। कौन कौन सी देख लो जरा। ए बी से कम बुद्धिमान है, हाँ ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। अब इस कंडीशन में आओ, बी सी से कम बुद्धिमान है, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो गई, है ना, बी सी से कम बुद्धिमान है। और लड़का ए ई से अधिक बुद्धिमान है, ए ज्यादा बुद्धिमान है ई से, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है तो सबसे बुद्धिमान कौन सा लड़का है, सबसे बुद्धिमान कौन है? ये डी है, डी, डी फॉर डॉग सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ो 37 में, इसमें क्या कह रहा है, 5 बच्चे एक कतार में बैठे हैं। ठीक, एक कतार ले लो, एस पी के तुरंत बाद बैठा है, तो ये हो गया एस और ये हो गया पी। एस पी के तुरंत बाद बैठा है, तो हो सकता है पी इधर हो और एस इधर हो, एस पी के दाएं हो, ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं, तो मैं दोनों कंडीशंस को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ो, किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है, टी के तुरंत बाद नहीं है, कौन? एस पी के तुरंत बाद बैठा है, ये तो ठीक है, लेकिन टी के तुरंत बाद नहीं है, तो यहाँ पर पी की बात की जा रही है, पी टी के तुरंत बाद नहीं है, तो यहाँ पर या तो टी इधर आ जाएगा या तो टी इधर होगा, तो हम यहाँ पर एक अनुमान के आधार पर टी यहाँ पर फिक्स करते हैं। हो सकता है टी इधर हो, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है, चीजें और क्लियर होंगी। ठीक, के आर के तुरंत बाद बैठा है, गौर करना, के आर के तुरंत बाद बैठा है। अब के और आर की लोकेशन पता नहीं है, तो छोड़ दो इसको अभी। जो बिल्कुल बाएं बैठा है, जो बिल्कुल बाएं बैठा है, बिल्कुल बाएं कौन है? के आर के तुरंत बाद बैठा है, जो बिल्कुल बाएं बैठा है, जो का मतलब हो गया आर, आर के लिए ये शब्द आया है, तो आर को बिल्कुल बाएं बैठा दो। अब के की लोकेशन पता चल गई, के कहाँ है? के आर के तुरंत बाद बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा के। ठीक, अब कह रहा है एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, तो एस के बगल में है पी और टी, पी और टी, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाओ। परमाणु अणु से संबंधित है, तो कोशिका किससे संबंधित है? कोशिका जीव से संबंधित हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म से। 39 में आओ, क्या कह रहा है, पार्डन ऑफेंस, पार्डन ऑफेंस, और आगे क्या बनेगा, रिपेंट, रिपेंट और सिन, सिन का मतलब होता है पाप, और जब आपने पाप किए हैं तो रिपेंट तो करना ही पड़ेगा, पछताना तो पड़ेगा ही, इसका मतलब होता है पछताना। ए पार्ट सही हो जाएगा। चलिए, अब ये सवाल दिया गया है 17 14 18 13 16 15, और आगे क्या होगा, ये लिखा है 17 14। 17 और 14 को जब आप जोड़ते हो, यानी कि 17 + 14,
बराबर आता है 31। इनको इनको जोड़ो जरा, 18 और 13 को जोड़ो, ये भी 31 आएगा। 16 और 15 को जोड़ो जरा एक बार, ये भी 31 आएगा। अब यहाँ पर जो संख्या होगी वो 31 आएगी। ठीक। अच्छा, इनको घटा के देख लो, क्या दूसरा भी बन रहा है? ये 3 आया, ये 5 आया, ये 1 आया, नहीं, ये जुड़ेगा ही केवल। अब ऑप्शन में आओ, 10 और 12, ये 22 हो रहा है, गलत हो गया ऑप्शन। ये 28 हो रहा है, ऑप्शन गलत हो गया। ये 35 हो रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर हो रहा है 31, ये सही होगा, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाओ। यहाँ क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए विवरण का अनुसरण तर्क 1 और 2 करते हैं। इनमें से कौन सा या से तर्क उक्त विवरण के साथ अधिक मजबूती से संबंधित है? कथन क्या है? क्या सरकार को कोयला खदानें निजी कंपनियों को आवंटित कर देनी चाहिए? इसमें तर्क दे रहा है हाँ, कई बड़े औद्योगिक घरानों ने कोयला ब्लॉक खरीदने के प्रस्ताव भेजे हैं। देखो, प्रस्ताव संबंधी कोई बात यहाँ पर की नहीं गई है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, केवल कुछ औद्योगिक घराने कोयला खदानों की नीलामी जीत लेंगे। इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। यहाँ तो एक प्रश्न किया गया है, क्या सरकार को कोयला खदानें निजी कंपनियों को आवंटित करनी चाहिए? ये भी गलत हो गया। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। चलिए 82 नंबर में, सॉरी 42 नंबर में आ जाओ। नौकरी पी के लिए, ये नौकरियां हैं। पी एक नौकरी है। इसके लिए अर्हता क्या है? न्यूनतम 30 वर्ष उम्र हो, उम्र 30 हो। ठीक है, गौर करना। 10वीं परीक्षा में 50% से ज़्यादा हो, यानी 50% से ज़्यादा हो 10th क्लास में, और काम का अनुभव कम से कम 3 वर्ष होना चाहिए। 3 साल अनुभव हो। ये मैंने लिख लिया यहाँ पे शॉर्ट में। अब एक नौकरी और है, नौकरी है क्यू। कह रहा है कि इसे अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है तो कम से कम 25 साल का हो। इसके अलावा 10वीं में 60% से अधिक हों, 60% से अधिक प्राप्त किए हों, और कम से कम 1 साल का अनुभव हो। तो 1 साल का उसे अनुभव हो। अब कह रहा है कि वेन, वेन एक लड़का है। वेन के 10वीं में 52% है। तो इस नौकरी से तो ये हाथ धो बैठेगा। क्यों से? क्यों तो इसको नौकरी मिलेगी नहीं। ठीक, ध्यान दो। वी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पी नौकरी करे या तो वो क्यू नौकरी करे। लेकिन कह रहा है कि उसके पास 10वीं में 52% है, यहाँ 60 से ऊपर माँग रहा है, तो क्यू तो उसे नहीं मिलेगी। हाँ, पी मिल सकती है। आगे क्या कह रहा है? उसकी उम्र 27 वर्ष है, यहाँ कह रहा है कि 30 वर्ष से कम ना हो, कम से कम उम्र 30 वर्ष हो, तो अब उसे पी भी नहीं नौकरी मिलेगी, अर्थात ना तो उसे क्यू नौकरी मिलेगी और ना ही उसे पी मिलेगी। तो ना तो क्यू और ना ही पी। कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ना? तो इसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। अब आ जाओ 43 में। इसमें क्या कह रहा है? पूछ रहा है कि एक आरेख ये दिया गया है और आरेख में वर्ग अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज फ्रेंच, देखो, वर्ग अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये इंग्लिश वाला है। त्रिभुज फ्रेंच का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये फ्रेंच है। और वृत्त हिंदी का है, हिंदी का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हिंदी हो गया। 10 लोग फ्रेंच हिंदी दोनों भाषाएं बोलते हैं। कितने हैं जो केवल और केवल मात्र अंग्रेजी बोलेंगे? तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 300। गौर करना, 300 हैं, जिनमें से फ्रेंच कितने हैं? फ्रेंच हैं, जस्ट वेट, इनमें से फ्रेंच कितने हैं? तो फ्रेंच हैं 70, और हिंदी के कितने हैं? 30। और इनमें दोनों कितने बोलते हैं? दोनों बोलते हैं 10। 10 लोग फ्रेंच और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो शेष जितने भी बचेंगे वो मात्र अंग्रेजी बोलेंगे, अर्थात 300 में अब ये कितने शेष बचेंगे? तो 300 माइनस 70 प्लस 30 हो जाएगा 100, 100 में 10 के 90, ये हो जाएगा 210। तो 210 जो हैं वो केवल और केवल अंग्रेजी बोलेंगे। ठीक, केवल 210। नेक्स्ट देखो 44। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निश्चित किसी कूट में काला का अर्थ है बैंगनी, बैंगनी का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है सफेद, और सफेद सफेद का अर्थ है पीला, और पीला का अर्थ है आसमानी। तो बताइए घास का रंग क्या होता है? घास का रंग कैसा होता है? घास का होता है हरा। तो हरे को क्या कहा गया है? हरे को कहा गया है सफेद। अब हमें आगे नहीं देखना है, केवल और केवल सफेद पर टिक मार के आगे बढ़ जाना है, बस।
और आगे बढ़ो, 45 नंबर में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। तो उपयुक्त क्रम देखो ज़रा क्या है? सबसे पहले वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, राहत और आश्रय और राहत। सबसे पहले होता क्या है? होता ये है कि मानसून आता है। फिर इसके बाद बारिश होती है, अर्थात वर्षा होती है। वर्षा के बाद क्या होता है? वर्षा के बाद होता है बाढ़। भयानक वर्षा हुई, बाढ़ आ गई। फिर इसके बाद सरकार और राज्य स्तर अपने-अपने आधार पर बचाव कार्य करते हैं और जो लोग बचते हैं, जिन्हें बचाया जाता है, उन्हें आश्रय प्रदान किया जाता है। इसके बाद फिर उन्हें राहत कार्य, राहत वितरण दिया जाता है। तो मानसून, वर्षा, बाढ़, बचाव, आश्रय और राहत। सबसे पहले मानसून, फिर वर्षा आएगी यानी 2 के बाद आएगा 1। तो आंसर बी पार्ट इसमें सही लग रहा है मुझे। फिर इसके बाद 4 3 4 का मतलब बाढ़, बाढ़ के बाद बचाव, इसके बाद आएगा 5 और 6। 5 और 6 यानी आश्रय दिया और फिर राहत के रूप में उन्हें पैकेट्स वगैरह वितरण होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46 में आओ। यहाँ से आपका जो जीएस वाला पार्ट है, वो शुरू हो गया। निम्नलिखित में से उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ये जो उच्चावच आकृतियाँ दी हैं, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी, इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए। महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी। देखो, सतपुड़ा श्रेणी को जब आप पढ़ते हो, सतपुड़ा श्रेणी जो मध्य भारत में है, उसका जब पूर्वी विस्तार पढ़ते हो, तो एक चोटी आपको सबसे पहले मिलती है महादेव और एक फिर इसके बाद चोटी मिलती है जिसे कहते हैं मैकाल। ये ज्योग्राफी मैं आपको बताऊँगा। तो महादेव और इसके बाद मैकाल आएगी। फिर इसके बाद नंबर आता है छोटा नागपुर का पठार का। ये पठार है छोटा नागपुर। ठीक, ठीक। फिर इसके बाद मेघालय में जब आप प्रवेश करते हो तो वहाँ पर खासी की पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो 1, 2, 3 और 4 ए पार्ट सही हो जाएगा। महादेव मिलेगा सबसे पहले, देखो, सबसे पहले एक पहाड़ी मिलेगी। फिर इसके बाद दूसरी पहाड़ी। मुझे पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है। फिर इसके बाद एक और पहाड़ी और एक और पहाड़ी। अर्थात जो सबसे पहले मिलेगी पश्चिम में, वो मिलेगी महादेव, आपके क्वेश्चन के आधार पर। फिर इसके बाद मैकाल, ये सतपुड़ा की पूर्वी क्षेत्र है और इसके बाद फिर छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। इसके बाद फिर खासी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। ठीक, और आगे जाओगे तो और भी सारी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। 47 में आओ, क्या कह रहा है? कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और बताइए कि कौन-सा सही है। एक तरफ स्थानीय तूफ़ान दिए हैं और एक तरफ स्थान क्षेत्र दिए हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ भारत के मैप में। जब आप ज्योग्राफ़ी पढ़ेंगे, तो भारत के मैप में ये कुछ इस प्रकार से, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। ठीक? पश्चिमी तट में जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला एरिया, कर्नाटका का क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, यहाँ पर होती है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा के लिए ये क्षेत्र जाना जाता है। साथ ही साथ और नीचे जब आप आओगे, तो ये केरला का क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पर फूलों की बौछार होती है, फूलों की बौछार, ठीक है? और फूलों की बौछार ये किसके लिए लाभदायक होती है? आम तौर पर जैसे ही ये फूलों की बौछार होती है, इस प्रकार का मानसून आता है, तो जो वहाँ कहवा है काफ़ी, तो कहवा के फूल खिलने लगते हैं। कहवा के फूल खिलने लगते हैं, ठीक है? और जब आम्र वर्षा होती है तो इस वर्षा के द्वारा आम जो फल लगे होते हैं वो उन्हें पकने में ये सहायता करती है। अर्थात आम के पकने में सहायक, ठीक है? इसके अलावा जब आप मध्य भारत में आते हो, मध्य भारत और ख़ास तौर से उत्तर भारत में, तो ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पर गर्मियों में भीषण लू चलती है। ये वाला क्षेत्र, ये लू वाला क्षेत्र है, ठीक है? और जब आप इधर आते हो, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र,
यहाँ पर जो तूफान है इसे कहते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी। और ये जो काल बैसाखी है, कहते हैं कि काफी विनाशकारी होता है और साथ ही साथ इसमें झंझावत युक्त पवनें ज्यादा चलती हैं। झंझावत युक्त पवनें ये खास तौर से विनाशकारी बना देती हैं काल बैसाखी को। तो ये भारत का दक्षिणी और उत्तरी भाग है। यहाँ मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैप में और डिटेल में चीजें आपको दर्शाऊंगा। ठीक है? तो आम्र वर्षा, देखो लू तो आप मिला दो पंजाब से। अब आ जाओ आम्र वर्षा, तो इसको मिला दो कर्नाटक से। फूलों वाली बौछार इसको आप केरल से मिला दीजिए और काल बैसाखी को पश्चिम बंगाल से मिला दो। बाकी आप मैच करा लेना। 48 देखो, 48 नंबर। संसार की छत किसे कहा जाता है? ये पामीर को कहा जाता है। तो ये तो सबको पता होगा। 49 में आओ सवाल में। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अप्रैल 2025 में अंकटाड ने एक जारी किया है रिपोर्ट, जिसमें 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? ये पूछ रहा है आपसे। भारत को दी गई है 36। ये 2025 की बात हो रही है। वहीं अगर आपसे 2022 की 22 के बारे में पूछे कि 2022 में कौन सी रैंक भारत को मिली थी, तो आप बताओगे 48। और भारत ने एक जंप मारा है, 36वें नंबर पर आ गया है भारत। तो बी पार्ट इसका सही होगा। 50 में आओ, 50। कह रहा है वर्ष 2024 में पांचवा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव और राष्ट्रीय युवा महोत्सव क्रमशः किन शहरों में आयोजित किए गए थे? बताइए भाई। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित हुआ था नासिक में। नासिक में, याद रखिएगा। अच्छा, मैं आपको इसकी थीम भी बता देता हूँ, पूछा जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। ठीक। ये जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, मुझे बताओ इसका लोकेशन कहाँ हुआ? तो आप बताओगे नई दिल्ली में। सबको पता होगा, अभी मैं बता भी चुका हूँ। मुझे बताओ ये जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, ये कौन से नंबर का था? पांचवा। विषय बता सकते हो इसका? किस विषय पर यह आधारित था? विषय था युवा अभिव्यक्ति। युवा अभिव्यक्ति। राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव। राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव, ये इसका विषय था, याद रखिएगा। अब आ जाओ, हम आपको लिए चलते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के पास। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024। चलो बताओ, सबसे पहले ये कौन से नंबर का था? तो 27वां। और कहाँ हुआ? ये हुआ नासिक में। नासिक महाराष्ट्र में। ठीक। थीम बता दो। थीम है मेरा विकसित भारत। मेरा विकसित भारत। मेरा विकसित भारत @ 2047, 2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा। युवा के लिए, युवा के द्वारा। चलो, ये तो 2024 की बात हो गई। अब राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 में आ जाओ। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025। ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 है, कब मनाया गया? ये 12 जनवरी को। ठीक है? 12 जनवरी को। और युवा की बात हो रही है, तो क्या मुझे बता सकते हो युवाओं को किस एज में परिभाषित किया गया है? युवाओं को परिभाषित करने वाली उम्र क्या है? परिभाषित करने वाली उम्र बताओ भाई। ये है 15 से लेकर 29 साल। याद रखना, ये रेंज पूछी जा सकती है आपसे। और मुझे एक सवाल और बताओ। चलो यहाँ मैं आता हूँ। मुझे बताओ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग ये कहाँ पर हुआ? 2025 में। विकसित भारत, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग
यंग लीडर्स डायलॉग, ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। ठीक है? नई दिल्ली। चलो, एक सवाल और आपसे पूछा जाता है। ये राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हैं, मुझे बताओ इनमें राशि कितनी दी जाती है? सबसे पहले ये 2 कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो ये दिए जाते हैं व्यक्तिगत कैटेगरी में, व्यक्तिगत रूप से, और दूसरा मिलते हैं युवा संगठनों को, युवा संगठन को मिलते हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बताइए कि कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाता है? तो अगर व्यक्तिगत रूप में पुरस्कार दिया जा रहा है तो ये 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वहीं युवा संगठन को स्वैच्छिक युवा संगठन होते हैं ये, ठीक है? और स्वैच्छिक युवा संगठनों को कितनी राशि दी जाती है पुरस्कार के तौर पर? 3 लाख रुपए, ठीक? तो ये दोनों बातें याद रखो। क्वेश्चन नंबर 50 में सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट, नासिक और नई दिल्ली और नासिक, ठीक? 51 में देखो कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में सही क्या है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो तीसरा वाक्य कह रहा है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया था। क्या ये तीनों कथन सही हैं? अगर हैं तो आंसर क्या होगा? आओ देखो, संविधान सभा की बात कर रहा है, ठीक है? कुछ बातें संविधान सभा से याद रखना, और आपसे पूछी जा सकती हैं ये बातें। सबसे पहली बात कि इसकी जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, ये मुझे बताओ कब हुई थी? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 1946 को। और उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। ये जो अस्थाई अध्यक्ष थे इनका नाम था सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक? और इसके पहले स्थायी अध्यक्ष भी बना दिए गए थे ठीक 2 दिन बाद। तो स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएँगे? ये जो अपने पहले राष्ट्रपति थे, इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? ये पहले अध्यक्ष थे, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था, ठीक? और इसी वजह से ये जो तीसरा आपका क्वेश्चन में सेंटेंस दिया गया है, वो सही हो जाएगा। अर्थात मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? आ जाओ वापस क्वेश्चन में। पहला जो ऑप्शन दिया है, यानी पहला जो कथन दिया है वो सही है। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, ये स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। स्थायी की अगर बात कर रहा है तो फिर यहाँ पर होना चाहिए राजेंद्र बाबू को, ठीक है? राजेंद्र प्रसाद जी को। और आगे कह रहा है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। यानी 1 और 3 सही है, बी पार्ट आपका। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है प्रधानमंत्री इनसे पहले जो थे 2014 तक ये रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 2024 में इनका निधन हो गया था। पिछले ही साल इनका निधन हुआ है। तो 2004 से ये कब तक रहे हैं? 2004 में ये प्रधानमंत्री बने थे। जस्ट वेट, 2000 मनमोहन सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। 2004 से लेकर 2014 तक, और फिर 2014 से बने हैं नरेंद्र मोदी जी। तो ये देखो आगे कब तक बने रहते हैं। तो कह रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहाँ से इलेक्ट हुए थे? पंजाब से थे लोकसभा के सदस्य, या फिर पंजाब से राज्यसभा के सदस्य थे, या राजस्थान से थे, या फिर असम से थे? दरअसल ये असम से थे, और असम से ये पहली बार चुने गए थे 1991 में, 1991 में। हालाँकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। असम से ये सबसे पहले 1991 से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, ठीक है? और फिर वहीं से ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट देखो, 53 नंबर, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? इसका एक सीधा सा कारण है कि जो तरल का पृष्ठ तनाव है, एक बात समझो, कोई तरल है, सीधी सी बात समझो कि कोई भी तरल हो, तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ऊपर चढ़ेगा। अगर ये तरल है और इसका पृष्ठ तनाव बहुत ज्यादा है, तो फिर ये
ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ेगा केश नली में, ठीक है? तो केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देखो, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम नहीं है, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऊपर चढ़ेगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है? 54 में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? अर्थात यहाँ पर आप सीधी सी एक बात समझो, पेट्रोल और डीजल वास्तव में एक तरह के ईंधन है, ठीक? परंपरागत। तो ये जो ईंधन है, जब इनका अपूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन क्या होता है? दरअसल वायु या ऑक्सीजन की जब पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में इसका अपूर्ण दहन होता है। तो वायु या फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पर्याप्त, गौर करना, पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है, आपूर्ति नहीं होती, और यही कारण है कि फिर ये अधूरे जलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, अधूरा जब जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 55। कह रहे एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? आवश्यक न्यूनतम भूमि, इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाप। बी पार्ट सही हो जाएगा। और क्या बता सकते हो पारिस्थितिकी पदछाप की मापक इकाई क्या होती है? बताइए, पूछा जाता है आपसे। वैश्विक हेक्टेयर, याद रखिएगा, वैश्विक हेक्टेयर, ठीक है, ये होती है। चलो अब आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है आलार कलाम, ये कौन थे? दरअसल ये बुद्ध के गुरु जी थे। और ये जो आलार कलाम थे, कहते हैं कि ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। सांख्य दर्शन के आचार्य, ठीक है। नेक्स्ट देखो 57। इसमें क्या कह रहा है? 57 में कह रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? महात्मा ज्योतिबा फूले के संबंध में 3-4 बातें आप लिख लो और इनको याद रखना। आमतौर पर घुमा फिरा के यही सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक सोसाइटी का नाम लिखो, जिसका नाम है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। ये जो सत्य शोधक समाज है, ये इसकी स्थापना पुणे में की गई थी, याद रखिएगा। और सत्य शोधक समाज की स्थापना करी किस वर्ष गई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1873, 1873 में। कौन था इसके संस्थापक? तो यही हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, आपने मूवी देखी होगी, इनके संबंध में एक मूवी भी आई है। और रूढ़ियां परंपराएं दिखाई गई हैं इस मूवी में कि हमें आगे समाज को इस तरह से नहीं डील करना है जैसे पहले डील होता था, ठीक है। और पुस्तक इनकी एक याद रखो, नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, कई बार रिपीट हो चुकी है। और ये जो सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना के पीछे इनका उद्देश्य क्या था? क्यों इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था? उद्देश्य सीधा था, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको और उन्नत करना, अर्थात पिछड़े वर्ग का उत्थान, पिछड़े वर्ग का उत्थान करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। तो वापस आ जाओ। महात्मा ज्योतिबा फूले ये किस संगठन से संबंधित हैं? नाम है सत्यशोधक समाज। चलो 58 में आओ। क्या कह रहा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये दो अलग-अलग व्यक्ति हैं, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। देखो, इन्हें कंबाइंड रूप से मॉन्टफोर्ड भी कहा जाता है। मॉन्टफोर्ड, तो याद रखिएगा, मॉन्टफोर्ड अधिनियम, ये इसकी रिपोर्ट आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 का, ठीक, 1919 का। नेक्स्ट देखो 59। कह रहा है कि अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक ये किसने लिखी है? अ पैसेज टू इंडिया। चलो मैं कुछ पुस्तकें लिखता हूँ यहाँ, और ये सारी की सारी बुक्स आप याद रखना। एक तो मैंने पीछे लिखी थी गुलामगिरी, ये किसकी पुस्तक है? ये है ज्योतिबा फूले की, ये भी याद रखना, काफी पूछी गई है। और इसके अलावा एक पुस्तक है अ पैसेज टू इंडिया।
पैसेज टू इंडिया ये पुस्तक किसकी है? एक पुस्तक मैं और लिखता हूँ। मैंने लिखा इंडियन या हम कहें इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक, ये पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक पुस्तक मैं और लिख रहा हूँ, संस्कृति के 4 अध्याय। क्या आपको इसके राइटर पता है? अगर पता है तो आप बताइए। संस्कृति के 4 अध्याय। इसके अलावा एक मैंने लिखा प्रिज़न डायरी। प्रिज़न डायरी ये किसकी पुस्तक है? चलो एक मैं और पुस्तक लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया भारत भारती। ये सारी की सारी पुस्तकों के राइटर्स बताओ। सबसे पहले आप पैसेज टू इंडिया, ये है ई एम फोस्टर। ठीक, ई एम फोस्टर। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये नाम याद रखो, सबको पता होगा, बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा। और संस्कृति के 4 अध्याय, ये दिनकर साहब की है, रामधारी सिंह दिनकर। प्रिजन डायरी किसकी है? जेपी नारायण की, जयप्रकाश नारायण। और भारत भारती, ये मैथिली की है, अर्थात मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपसे बुक्स पूछी जा सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब पैसेज टू इंडिया पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ई एम फोस्टर। 60 में आ जाओ, क्या कह रहा है? एक तरफ स्टेट दिए हैं और दूसरी तरफ आपको दिए हैं नृत्य, और कह रहा है कि बताइए किस स्टेट से संबंधित कौन सा नृत्य है। सबसे पहले देखो, ए ऑप्शन में कह रहा है कि भरतनाट्यम, ये कहाँ का है? तो ये आपको लगेगा तमिलनाडु में, यानी ए का हो जाएगा पहला। कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, सत्रिया कहाँ का है? ये असम का है, और कथक है उत्तर प्रदेश का। चलो एक और बताओ, ये भी पूछा जाता है, मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है? तो ये जो नृत्य है, ये केरल का है, केरला। ठीक है, चलिए अब इसमें आप लोग मैच करा लेना ऑप्शंस अपने हिसाब से। नाटो और अफ्रीकी संघ का मुख्यालय क्रमशः कहाँ है? नाटो का है ब्रुसेल्स में, और अफ्रीकी संघ का है आदिस अबाबा में। तो ये पहला ही आपका सही हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात नाटो की करें, तो 1949 में ये गठित हुआ था। 1949 में इसका गठन किया गया था। और ध्यान दो, ये नाटो एक संगठन है जो कि गठबंधन है कई सारे देशों की सेनाओं का। तो हम कह सकते हैं कि ये अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। ठीक है, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। और वहीं अगर हम अफ्रीकी संघ की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट अर्थात स्थापना करी गई थी 2002 में। मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीकी संघ की, 2002। ठीक, नेक्स्ट देखो 62, 62। कह रहा है कि पहला यूपी निवेश शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कब किया गया था? तो पहले का किया गया था 2018 में। ए पार्ट सही है। एज इट इज आप याद रखो, सवाल इस तरह के आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं सवाल। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, और चौथा, यानी टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध दिए हैं, और इनके संबंध में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। आओ देखो, आंग्ल मैसूर युद्ध, एक टेबल बना लो। आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक, ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, अगर हम आपसे पूछें कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें कौन सी घटना घटी थी? तो उसमें हुई थी मद्रास की संधि। मद्रास की संधि हुई थी। ठीक, चलो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें कौन सी घटना हुई? उसमें मंगलौर की संधि हुई। मंगलौर की संधि हुई। चलिए, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, थर्ड, उसमें कौन सी घटना घटी? तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। एज इट इज याद रखना है, और इसी प्रकार से आपसे मैच कराने के लिए पूछा जाता है। चलो बताओ, ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, फोर्थ, इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि टीपू लड़ते हुए मारा गया था। टीपू लड़ते लड़ते मारा गया। ठीक है, तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसमें देखो चौथा ऑप्शन,
चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य वो दिवंगत हो गया। तो डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 64 कह रहा है कि आइसोगोनिक रेखाएं इनका संबंध किससे है? समान वायुदाब रेखाओं से है? नहीं। समान तापमान रेखाओं से है? बिल्कुल नहीं है। समान लवणता से है? बिल्कुल गलत है। और समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं से है। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 64 का डी। 65 देखो 65 नंबर। इसमें कह रहा है हाल ही में पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। इसके संबंध में सही कथनों की पहचान करो। पद्म पुरस्कार दिए गए हैं 2025 में और सही कथन बताइए। इन पुरस्कारों में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों को वितरित किया गया। बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि राम बहादुर राय और साध्वी ऋतंबरा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो क्रमशः साहित्य एवं शिक्षा, पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। टी पार्ट भी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। इसके बाद 1955 में जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इसका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। ये तीन के तीनों सही हैं आपके, यानी डी पार्ट सही हो जाएगा 66 65 का। अब आ जाओ 66 में। 66 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करो। मुख्यमंत्री जी ने लखीमपुर खीरी के कुंभरी में भारत के पहले बायोपॉलिमर प्लांट की आधारशिला रखी है? हाँ। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है? हाँ। आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की फैक्ट्री ये कहाँ लगेगी? लखनऊ में। और राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सारे के सारे कथन सही, यानी कि डी पार्ट सही हो जाएगा इसका। 67 में आ जाओ। इसमें आपसे एक योजना पूछी गई है उत्तर प्रदेश सरकार की। योजना का नाम है कन्या विवाह सहायता योजना। आपसे पूछा गया है कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 2 बालिकाओं को अंतरजातीय विवाह और स्वजातीय विवाह की स्थिति में कितनी राशि दी जाएगी? ठीक, या दी जा रही है? तो ध्यान दो। अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 61,000 और स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 68 देख 68 क्या कह रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 252 रुपए मजदूरी मनरेगा के अंतर्गत दी जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, अब ये मजदूरी और भी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में इतनी ही दी जा रही है। ठीक है, ये कथन तो सही है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसको और दिए जाने की संभावना है और इसके बारे में जो सूचनाएँ थीं, वो मंत्रालय तक पहुँचा दी गई हैं। आगे मंत्रालय का निर्णय होगा कि वो कितना रुपया देता है। चलिए दूसरे में आओ। वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन का लक्ष्य रखा गया है। क्या ये सही है? नहीं, 25-26 में 33 करोड़ नहीं है, 25-26 में है 34 करोड़। तो दूसरा गलत हो जाएगा। मनरेगा में वर्ष 2024-25 में प्रदेश में महिला सहभागिता ये 42% रही है। हाँ, 1 और 3 सही है, यानी कि ई पार्ट इसका सही होगा। 1 और 3 इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे बढ़ो जरा। अवध के नवाबों का सही क्रम बताओ। अवध के नवाबों का सही क्रम। एक तो सबसे पहले आएगा इनमें से गाजीउद्दीन है, आसफ उद्दौला है, सफदर है और इसके बाद सआदत अली है। तो सबसे पहले आएगा सफदरजंग। सफदरजंग, ये अवध के नवाब आपने पढ़े होंगे इतिहास में। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यूपी स्पेशल एप्लीकेशन से बैच में पढ़ सकते हो। तो आसफ, सबसे पहले सफदरजंग आएगा, इसके बाद आएगा आसफ उद्दौला। आसफ उद दौला। ठीक, इसके बाद कौन आएगा आसफ उद दौला के बाद? इसके बाद आएगा सआदत अली खान, यानी सआदत, सआदत अली खान। और सआदत अली खान के बाद आएगा गाजी उद्दीन हैदर। गाजी उद्दीन हैदर। ठीक, तो ये आप ऑप्शन में आप इस तरह से मैच करा लो। ये है इनका कालक्रम के आधार पर
एक सीक्वेंस में कि कब कौन-कौन अवध का नवाब रहा है अवध की गद्दी पर। आप इनको मैच करा लेना। चलिए, 70 नंबर में आ जाओ। कह रहा है बुक्सा जनजाति के संबंध में सही कथनों की पहचान करो। ये बिजनौर से संबंधित हैं। हाँ, इनका भोजन मछली-चावल है, बिल्कुल सही है। मोगती, अर्मिया इनकी उपजातियाँ हैं, ये इनकी उपजातियाँ नहीं हैं। तो सवाल आया किसकी हैं? ये है खरवार की। खरवार की उपजातियाँ, तो तीसरा गलत हो गया। इनकी पंचायत की सर्वोच्च शक्ति को तख़्त कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। चौथा इसमें सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ। मैं इसमें आपको 2-3 बातें बता दूँ। सबसे पहले खरवार जनजाति की उपजातियाँ लिख लो आप। खरवार जनजाति, खरवार जनजाति की उपजातियाँ। ठीक? आओ देखो। खरवार जनजाति की उपजातियाँ कौन-कौन सी हैं? याद रखना, एक तो सूरजबंदी, सूरजबंदी, साथ ही साथ पटबंदी, ये खरवार जनजाति की ही उपजातियाँ हैं। इसके अलावा दौलतबंदी, ये भी उपजाति खरवार की है। आपने राउत का नाम सुना होगा। आपने खीरी या खेरी, ये भी एक उपजाति है खरवार की। आपने मोझयाली शब्द से आप परिचित होंगे, ये भी एक उपजाति है खरवार की। इसके अलावा मोगती, ये भी उपजाति है खरवार की। गोंजू, ये भी उपजाति है खरवार की। साथ ही साथ अर्मिया, अर्मिया भी एक उपजाति है खरवार की। ठीक है? वापस आ जाओ। 70 का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 4, सी पार्ट। 71 में आ जाओ। क्या कह रहा है? चंद्रशेखर आजाद पार्क के संबंध में सही कथन बताइए। 1870 में सैक्स कोबर्ग और गोथा के राजकुमार अल्फ्रेड ने प्रयागराज का दौरा किया। इन्हीं की याद में ये पार्क बसाया गया था। बिल्कुल सही है। 20 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हो गई थी। उसी पार्क में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। सही तो है, लेकिन ये 20 फरवरी नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए 27 फरवरी। तो केवल और केवल एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक? आगे बढ़ो जरा। 72 नंबर में आ जाओ। कह रहा है बरुआ सागर के संबंध में बताइए कि कितने कथन सही हैं। बरुआ सागर, इसे ओरछा के राजा उदित सिंह ने बनवाया था। बिल्कुल सही है, इन्हीं ने बनवाया था। प्राचीन काल में इसे घुघुआ मठ भी कहा जाता था। हाँ, ये भी ठीक है। ये महोबा जनपद में है। नहीं, गलत है। ये झांसी में है। ये झांसी में है। किले के निकट मौर्य काल से संबंधित मंदिर है जिसे जराई मठ के नाम से जाना जाता है। ये मौर्य काल से संबंधित नहीं है, ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा और इन्हें जराई मठ कहा जाता है। तो 1 और 2, यानी कि केवल और केवल 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं। 73 में आओ। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करो। प्रदेश में गन्ना विकास विभाग 1935 में स्टैब्लिश हुआ था। चीनी मिल नियंत्रण अधिनियम 1938 में स्टैब्लिश हुआ था। और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल 1971 में स्टैब्लिश हुई थी। खांडसारी लाइसेंसिंग योजना 1955 गलत है। खांडसारी लाइसेंसिंग योजना 1958 59 की है। 1958 59। और पहली चीनी मिल 1903 में स्टैब्लिश हुई थी। ये भी सही है। डी पार्ट इसका गलत है। अब आ जाओ 74 में। क्या कह रहा है? कह रहा है गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के संबंध में सही कथनों पर विचार करो और बताइए कि कौन से कथन सही नहीं है। इसे गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर दिया जाता है। इसे प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार 12 जनवरी को प्रदान करती है। 12 जनवरी को प्रदान करती है क्या? नहीं, ये गलत है। ये करती है 5 जनवरी को। ठीक। आगे देखो, यह योजना वर्ष 2001 में शुरू करी गई थी। इसमें 5 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाता है। गलत है ये भी। इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है। 1 लाख रुपए। तो आंसर हो जाएगा केवल और केवल पहला और तीसरा सही है। 1 और 3। 75 में आ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में संसद के लिए कुल कितनी सीटें हैं? ध्यान दो। सिंपल सा सवाल है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में संसद में कुल सीटों की संख्या। तो संसद बनी किससे होती है? आप बताओगे लोकसभा से और किससे? राज्यसभा से। तो मैं पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटें कितनी हैं? तो आपने कहा 80। और राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? आपने कहा 31। बता दो टोटल कितनी हो गई? 1 1।
1 यानी कि 1 1 1 सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक? अब आगे हो जाओ। आगे आ जाओ 76 में। हरिवंश राय बच्चन के संबंध में कौन-सा वाक्य सही नहीं है? हरिवंश राय बच्चन के संबंध में पूछा है, ये हिंदी साहित्य के नई कविता साहित्यिक आंदोलन के कवि थे। बिल्कुल ठीक है ये। और ये सवाल आपसे पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में। याद रखिएगा, सवाल एज़ इट इज़ रिपीट होंगे। नेक्स्ट देखो, इन्हें 1976 में हिंदी साहित्य में योगदान के कारण पद्म भूषण सम्मान मिला था। 1976 में हिंदी साहित्य में योगदान के कारण पद्म भूषण सम्मान मिला था क्या इनको? 1976 की बात कर रहा है। हाँ, ये भी सही है। इनका जन्म संयुक्त अवध एवं आगरा प्रांत में आगरा शहर में नहीं हुआ था, जन्म हुआ था इलाहाबाद में। इलाहाबाद। तो तीसरा गलत हो जाएगा। केवल और केवल 1 और 2। 77 देख लो। कह रहा है कि राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ये मुक्त विश्वविद्यालय है। ये है प्रयागराज में। ये जो नाम लिखा है पुरुषोत्तम दास टंडन, इन साहब का या हम कहें इन शख्स का जन्म कब हुआ था? बताइए। जन्म हुआ था 1882 में। कहाँ पर? स्थान बता सकते हो? हाँ, प्रयागराज में। प्रयागराज में हुआ था। और ये असेंबली में उत्तर प्रदेश में असेंबली के पहले स्पीकर भी बने थे। पहली बार ये स्पीकर कब बने हैं पता है? 1937 1937 में ये उत्तर प्रदेश असेंबली में स्पीकर बने थे। उत्तर प्रदेश असेंबली में ये बने थे स्पीकर। ठीक है? 77 हो गया। अब आ जाओ 78 में। निम्नलिखित में से किसे 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त विरासत घोषित किया गया था? 2008 की बात कर रहा है। ये हुआ था रामलीला को। रामलीला 2008 की बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है? और आगे बढ़ो जरा। 79। ये भी सवाल अच्छा है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? आंसर होगा सन 2000 में। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना सन 2000 में हुई थी। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम इसका हेडक्वार्टर या हम कहें इसका कार्यालय कहाँ पर है? इसका कार्यालय कहाँ पे है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 80 नंबर देखो क्या कह रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के संबंध में सही कथन की पहचान करो। इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश, यानी इसे कहते हैं IITUP। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। क्या ये सही है? हाँ। आगे इसका जो मुख्यालय है या हम कहें इसका जो कार्यालय है वो लखनऊ में है। इसे IDBI, IFCI, ICICI, SBI और PNB के सहयोग से इसे शुरू किया गया था। तो ये सारे के सारे कथन सही हो जाएंगे। ठीक, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखो 81। उत्तर प्रदेश में ये मुख्यमंत्री दिए हुए हैं। कह रहा है कि इनका कालानुक्रम में सजाइए। कौन पहले आए? तो सबसे पहले आएंगे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। फिर इसके बाद कार्यभार संभालेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर इसके बाद कार्यभार संभालेंगे सुचेता कृपलानी। और फिर इसके बाद कार्यभार संभालेंगे ND तिवारी साहब। ND तिवारी। ठीक है? तो अब आप इनको मैच करा लेना। नेक्स्ट देखो 82। इसमें कह रहा है कि बजट 2025-26 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय बनाने की घोषणा की है? ये संख्या मैंने आपको बजट में पढ़ाया था। ये संख्या है 58। यानी 58 नगर निकायों को आदर्श नगर निकाय बनाया जाएगा। और पता है आपको इसमें प्रस्तावित कितना खर्चा है? प्रस्तावित अगर आपसे खर्चा पूछे तो क्या बताओगे? टोटल है सॉरी, प्रस्तावित खर्चा है 2.5 यानी 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन ये टोटल नहीं है। ये जो मैंने 2.5 करोड़ लिखा है, ये प्रति निकाय है। एक निकाय पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस प्रकार अगर हम टोटल खर्चा देखें, टोटल खर्चा, तो एक निकाय पर 2.5 करोड़ रुपए, तो टोटल है कितने निकाय? 58। तो 58 निकाय पर टोटल खर्चा आ जाएगा लगभग 145 करोड़ रुपए। ठीक है?
तो अगर आपसे टोटल पूछे तो 145 करोड़ और अगर प्रति निकाय खर्चा पूछे तो 2.5 करोड़ रुपए आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो 83 हरिश्चंद्र मैगजीन, भारत पत्रिका और नागरी प्रकाश ये समाचार पत्र का प्रकाशन किन किन शहरों से हुआ है? तो हरिश्चंद्र मैगजीन ये काशी से निकलती थी, भारत पत्रिका ये कानपुर से और इसके अलावा नागरी प्रकाश ये निकलती थी मेरठ से। तो आंसर हो जाएगा काशी, कानपुर और हो जाएगा मेरठ। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये निकलती थी भारत पत्रिका, ये लखनऊ से निकलती थी। जस्ट वेट, ये लखनऊ से, तो काशी हो जाएगा और लखनऊ हो जाएगा, फिर हो जाएगा मेरठ। बी पार्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसी में ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन लिखी है, चलो मैं यहाँ पे दो तीन बातें आपको और बताता हूँ। ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, गौर करना, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन है, मुझे बताओ इसका पहला अंक कब निकला? 1973 को। और इसका प्रकाशन स्थल क्या था? प्रकाशन स्थल यानी निकला कहाँ से? तो आप बताओगे काशी से। ठीक उसी प्रकार एक मैगजीन और है जिसका नाम है मर्यादा परिपाटी। मर्यादा परिपाटी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। मर्यादा परिपाटी ये कहाँ से निकलती थी? ये आगरा से, आगरा से निकलती थी। ठीक है, और मुझे बता सकते हो इसके संपादक कौन थे? नाम बताओ, पूछा जाता है आपसे। इसके संपादक थे दुर्गा प्रसाद शुक्ला। दुर्गा प्रसाद शुक्ला, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो वापस आ जाओ, 83 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ो जरा 84 में, 84 को देखो। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में देश के 10 राज्यों और 10 राज्यों में 12 औद्योगिक शहर बनाने की नीति मंजूर की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से शहरों को शामिल किया गया है? क्या बता सकते हो? उत्तर प्रदेश में एक तो शामिल हुआ है आगरा और दूसरा शामिल हुआ है प्रयागराज। तो आगरा और प्रयागराज, 1 और 2, इन दोनों को शामिल किया गया है। 85 में आ जाओ। कह रहा है 1857 की क्रांति में अग्रणी नेता रहे मंगल पांडे, इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ बलिया में। ये सिंपल सा सवाल था। ये महापुरुष और उनके जन्म स्थल, ये मैंने एक टॉपिक कराया हुआ है आपको पेड बैच यूपी स्पेशल में, तो आप वहां से देख सकते हो। यहाँ से अब आपके कंप्यूटर शुरू है, ठीक है, 86 से। इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? आंसर होगा एसएसएच, एचटीपी, टीटीपी या फिर टेलनेट या फिर एफटीपी। एसएसएच आंसर हो जाएगा। ये एसएसएच क्या है? इसको कहते हैं सिक्योर सेल प्रोटोकॉल, याद रखो, इसे कहा जाता है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। अब सवाल ये है कि अगर ये सिक्योर सेल प्रोटोकॉल है तो इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि ये एक क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। क्रिप्टोग्राफिक, ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। अब अगर ये क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है तो क्या बता सकते हो इसमें इसके अनुप्रयोग कौन-कौन से हैं? वहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? रिमोट लॉगिन, रिमोट लॉगिन, इसके अलावा कमांड लाइन निष्पादन के लिए, कमांड लाइन निष्पादन, इसके अनुप्रयोग हैं। नेक्स्ट देखो, गलत कथन की पहचान करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहित नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। ये कह रहा है कभी भी संग्रहित नहीं कर सकते हैं। नहीं भाई, संग्रहित कर सकते हैं। गलत कथन का पहचानना था तो यही गलत हो जाएगा। ए पार्ट इस ये गलत है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। 88 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? आओ देखो, इसमें कह रहा है कि कथन और कारण दिए गए हैं। पढ़ो जरा। सबसे पहले कथन को, भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। और डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है। डॉक्टरों की जगह अपना रहा है, ये गलत हो जाएगा। अभी भारत इतना एडवांस नहीं हुआ है, तो अभिकथन ए गलत हो जाएगा। कारण में आ जाओ। एआई नैदानिकी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्स-रे, एमआरआई स्कैन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है। ठीक है, कारण आर सही हो जाएगा। अर्थात
ए गलत है और आर सही है। ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। और आगे बढ़ो जरा, इसमें क्या कह रहा है? सबसे पहले 89 नंबर, इसमें सवाल देखो। कह रहा है कि सूची दी गई है। एक तरफ हमले का प्रकार दिया है, साइबर अटैक जिसको आप कहते हो, और दूसरी तरफ तरीके दिए हैं कि किस साइबर अटैक में क्या-क्या घटनाएँ घटती हैं। देखो, सबसे पहला पढ़ो, फ़िशिंग। इसमें क्या करते हो? फ़िशिंग में 2 पक्षों के बीच संचार को बाधित करता है। एस्क्यूएल इंजेक्शन क्या करता है? क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल्स भेजता है। तो फ़िशिंग का हो जाएगा दूसरा, ये फ़िशिंग में करते हो। क्रेडेंशियल्स जब चुराने होते हैं तो उसमें भ्रामक ईमेल्स भेजे जाते हैं, ठीक है? एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? और रैनसमवेयर, रैनसमवेयर में मतलब होता है कि फिरौती मांगना, पैसा मांगना, भुगतान करवाना, अर्थात डेटा एन्क्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना। तो सी का हो जाएगा चौथा। अब आ जाओ मैन इन द मिडल अटैक, ये सारे के सारे हमने पढ़ाए हैं आपको कंप्यूटर के बैच में, ठीक है? मैन इन द मिडल अटैक, 2 पक्षों के बीच संचार को बाधित करना, इसका सही हो जाएगा पहला। अब आ जाओ एसक्यूएल इंजेक्शन में, ये क्या है? तो एसक्यूएल इंजेक्शन सीधा-सा मतलब है इसका कि डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का इसमें फ़ायदा उठाया जाता है, अर्थात बी का हो जाएगा तीसरा। अब आप इसको मैच करा लें। हम चलते हैं 90 नंबर की ओर। इसमें क्या कह रहा है? एक तरफ पीढ़ी दी है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, और एक तरफ दिया है हार्डवेयर्स, यानी उनमें क्या इस्तेमाल होता था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ठीक है? दूसरी पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल होता था ट्रांजिस्टर का, तो ट्रांजिस्टर आगे लिखा होगा। हाँ, ठीक है। दूसरे का हो जाएगा चौथा, ठीक। तीसरी पीढ़ी में इसमें इस्तेमाल होता था आईसी चिप्स का, और चौथी पीढ़ी में इस्तेमाल होता था माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का। तो यहाँ पर देख लो, पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में किसका इस्तेमाल होने लगा? दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल होने लगा ट्रांजिस्टर का। इसके बाद आई तीसरी पीढ़ी, इसमें इस्तेमाल होने लगा आईसी चिप का। इसके बाद आई चौथी पीढ़ी, इसमें इस्तेमाल होने लगा माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है? तो अब आप इनको मैच करा लेना। 91 में आ जाओ, ये सवाल अच्छा है। नेटवर्क प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कथनों पर विचार करो और बताइए कि कौन से कथन सही है। सबसे पहला पढ़ो, ये एक ही नेटवर्क के उपकरणों के भीतर डेटा संचारित करने के लिए नियमों का एक समूह है। क्या ये सही है? आगे पढ़ो जरा। हाइपरलेज़र एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल ब्लॉकचेन तकनीकी में किया जाता है। और आगे पढ़ो। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी का उपयोग प्रसारण में नहीं किया जाता है। प्रसारण का मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, क्या ब्रॉडकास्ट में इसका इस्तेमाल होता है? नहीं, तो सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ो। हाइपरलेज़र एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ब्लॉकचेन तकनीक में होता है, ठीक है। और हाइपरलेज़र वास्तव में एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है। और आगे बढ़ो। पहला वाला, यह एक ही नेटवर्क के उपकरणों के भीतर डेटा संचारित करने के लिए नियमों का एक समूह होता है, तो सारे के सारे इसमें सही हैं। अब हाइपरलेज़र में एक बात याद रखना, हाइपरलेज़र, हाइपरलेज़र ये क्या है? अर्थात ओपन सोर्स ब्लॉकचेन फ्रेम, याद रखो। यह एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन फ्रेम है, ठीक है? 91 का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 92 में आ जाओ। एज कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह तीव्र डेटा प्रसंस्करण और सामग्री वितरण करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा अ, डेट उत्पन्न डेटा को क्लाउड में संग्रहित और संसाधित करता है। ये गलत हो जाएगा। केवल और केवल एक सही है। 93 में आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान का पहुंचने का चरणशः विवरण इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित करती है? ये एल्गोरिदम होता है। किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरणशः विवरण कौन है? कौन प्रदर्शित करता है? नाम है एल्गोरिदम। कह रहा है अमेजन इलास्टिक किसका उदाहरण है? ये पब्लिक क्लाउड का है। अमेजन इलास्टिक एक पब्लिक क्लाउड है। 95 में आओ। बॉटनेट क्या है पता है आपको? बॉटनेट
वास्तव में एक ऐसा सॉफ्टवेयर ये होता है जो स्वचालित और स्वायत्त रूप से चलता है। एक एंटी स्पैम के लिए इस्तेमाल किया गया सॉफ्टवेयर है, एमटीए है। एमटीए का प्रबंधन करने वाला सॉफ्टवेयर है या फिर एमडीए का प्रबंधन करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो बॉटनेट के बारे में याद रखो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्वचालित रूप से और स्वायत्त रूप से चलता है। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। 96 में आ जाओ। कह रहा है कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस अंतर संचालनीयता मानक का उपयोग किया जाता है? इसका करते हैं आईएसओ 20022, आईएसओ 20022। ठीक है। 97 में आओ। 97 हडूप में डेटा नोड और नेम नोड क्या है? वास्तव में हडूप में डेटा नोड वर्क नोड है, वर्क नोड, और नेम नोड मास्टर नोड है। तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। 98 98 कह रहा है स्मर्फ अटैक के संबंध में सही कथन की पहचान करो। स्मर्फ अटैक, इसके लिए मूल उपकरण 1997 में डैन मॉस्वेक द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल ठीक है। यह सर्वर और नेटवर्क को प्रभावित करता है। हाँ, यह डीओएस से भिन्न एक अटैक है। क्या ये सही है? यह डीओएस से डिनाल ऑफ सर्विसेज से अलग एक अटैक है। सही है। ठीक। नेक्स्ट देखो 99, इसमें क्या कह रहा है? किसी श्रेणी में किसी मान की खोज करने और दूसरे कॉलम से संबंधित मान लौटाने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर किया जाता है, श्रेणी की बात हो रही है अर्थात वर्टिकल। आंसर हो जाएगा वी लुक अप। ठीक, वी लुक अप। तो आपने ये एमएस एक्सेल के फॉर्मूलेज वगैरह को पढ़ रखे होंगे। नेक्स्ट देखो 100, एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट को अपने इनपुट को पहले डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। इनपुट को कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है। आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाता है या एनईएफ को शामिल किया जाता है। आंसर क्या होगा? इनपुट को कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता। तो एनालॉग कंप्यूटर की ये एक विशेषता है। ठीक है। तो ये मॉक हमारा तीसरा था, जिसको आपने अभी डिस्कस पूरा कर लिया। अब इसमें नेक्स्ट मॉक में हम लोग चलेंगे, मॉक नंबर चौथा। और अगर आपको ये मॉक ऑनलाइन अटेम्प्ट करने हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में आके इसमें ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो। ठीक है? हाँ, धन्यवाद।